हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली ये तसलसल है उस लेक्चर का जिसमें कि मैंने ये बताया था कि समरी लीड और स्टेटमेंट लीड कैसे लिखी जाती है। वो लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था, लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बताया था कि 95% केसेस में न्यूज़ रिपोर्ट्स या तो समरी लीड फॉर्म में लिखी जाती है या स्टेटमेंट लीड फॉर्म में। यानी जितने भी मालूमात आपके पास हैं, कोई वाक़या है, कोई इशू है, कोई स्टडी है आपके पास जिसके ऊपर आपको खबर देना चाहते हैं, उसको जब समराइज़ करके आप पहले पैराग्राफ में लिखते हैं तो उस लीड को कहा जाता है समरी लीड। और ये बहुत कॉमन है और जर्नलिज्म में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी कॉमन लीड जो इस्तेमाल होती है वो स्टेटमेंट लीड होती है, जिसमें कि किसी पॉलिटिशियन का, किसी ऑफिशियल का, किसी कोर्ट के जज का, किसी पुलिस वाले का, पुलिसमैन का, किसी डीजी का, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए मिसाल के तौर पे, या पीआईए के चेयरमैन का, वगैरह वगैरह, उनका कोई स्टेटमेंट, बयान। तो ये यानी समरी लीड और स्टेटमेंट लीड 95% केसेस में न्यूज़ रिपोर्ट्स में यही दोनों लीड्स इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए समरी लीड और स्टेटमेंट लीड का समझना बहुत ज़रूरी है आपको, और उसके बगैर आप न्यूज़ राइटिंग कर नहीं सकते। यानी रिपोर्टिंग और न्यूज़ राइटिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको जानें और समझें और उस पर महारत हासिल करें किसी हद तक। तो ये समरी और स्टेटमेंट लीड तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए बहुत अहम हो जाते हैं उस लिहाज से, और वो बहुत आपको उन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। आज का जो लेक्चर है उसमें ये समझना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और कौन से तरीक़े हैं जिनसे कि लीड लिखी जा सकती है। और लीड से क्या मुराद है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ अभी तक सारा जो है ना, पिछला लेक्चर रिकॉल कर रहा हूँ और दोबारा आपको पिछला लेक्चर जल्दी जल्दी बता दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि समरी लीड और स्टेटमेंट लीड सीखना बहुत ज़रूरी है, और खासतौर से न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए और न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीड क्या चीज़ है। लीड, जैसे मैंने कहा कि पिछले लेक्चर में कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ, लीड इज़ एक्चुअली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज़ रिपोर्ट, and when you decide how to write that first paragraph, then you decide what kind of a report you are going to write. And in Urdu and Sindhi newspapers, they don't use paragraphs. They simply keep on writing one sentence after the other. So there are no paragraphs in the vernacular press. सो उर्दू और सिंधी अखबारात के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो लीड से मुराद होगी पहले दो जुमले, क्योंकि वहाँ पैराग्राफ नहीं होता। अंग्रेजी में हम तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनी न्यूज़ रिपोर्ट या एनी आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनी आर्टिकल इज लीड, और इसकी दो स्पेलिंग इस्तेमाल होती हैं, एक होता है LEAD और LEDE। ठीक है, वो आप कभी हम बताएंगे आपको कि LEDE से मुराद वो लीड क्यों लिखते थे, यानी लीड को LEAD के बजाय LEDE क्यों लिखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम कभी बताएंगे आपको। अच्छा खैर, वो कोई बहुत इतना इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट। खैर, तो पहले लेक्चर में आपको, यानी इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये तकरीबन बता दिया था कि न्यूज़ राइटिंग कैसे होती है। अगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस लगे बंदे स्टाइल में, जिस कॉमन अंदाज में
और जिस तरीके से हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है, क्या वो काफ़ी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, नहीं है, या आपको कोई और चीज़ें बताने की ज़रूरत है न्यूज़ रिपोर्टिंग में कि नहीं? तो मेरा जवाब होगा कि ज़रूर हमको और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने चाहिए, ख़ासतौर से न्यूज़ राइटिंग के लिए, ताकि न्यूज़ राइटिंग में एक तनव्वुअ, एक वैरायटी, एक नए किस्म के रुझानात, उसके बाद नए किस्म के पॉसिबिलिटीज़, ये सब आपके सामने आएँ और आप अच्छे राइटर बने। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स आज इस लेक्चर में जो मैं आपको लीड राइटिंग के तरीके बता रहा हूँ, यानी जिस अंदाज से लीड लिखी जाती है, और लीड को इंट्रो भी कहते हैं, और इंट्रो क्यों कहते हैं कि इंट्रोडक्शन से निकला है। फर्स्ट पैराग्राफ आप समझें कि इंट्रोडक्शन है रिपोर्ट का, तो कुछ लोग इसको इंट्रो कहते हैं, मगर इसका असल में जो किताबी और एकेडमिक इसका नाम है वो है लीड। फर्स्ट पैराग्राफ इज द लीड of a news report. Any news report का any first paragraph of any news report or article is called lead. और हम जब लीड्स लिखना सिखाते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपको एक्चुअली लिखना सिखाते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। और ये भी सवाल है कि क्या बॉर्न राइटर्स होते हैं, क्या जो वो लोग जो मतलब अपनी जीन्स में कोई ऐसी सलाहियतें लेके पैदा नहीं हुए, क्या वो जो पैदाइशी राइटर्स हैं सो कॉल्ड, है ना, ये एक कॉन्सेप्ट भी है कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं, बड़ा राइटर तो पैदाइशी राइटर होता है, तो वो तो जनाब, और वो गालिब ने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो ये तो ठीक है कि मज़ामीन जो हैं या तरकीबात जो हैं या ये कि जो राइटिंग टेक्निक्स हैं वो आपको लिखने के, आप जब अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करेंगे एज ए राइटर, तो आप जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हो सकता है खुद भी तैयार करें, आप नए नए तरकीबें कोई ऐसी इस्तेमाल कर लें जो कि पहले इस्तेमाल नहीं हुई थी। हालांकि मुश्किल है ऐसा करना, मगर कभी हो जाए तो आप मगर इसके अलावा भी कुछ 6-7 लीड राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कि अखबार वो जो कि किताबों में मौजूद हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, और बहुत कॉमनली लोग जो है ना जर्नलिज्म स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है। तो अगर ये है कि भाई जो लोग पैदाइशी अच्छे राइटर होंगे वही अच्छा लिख सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मेहनत करें सब कुछ मुमकिन है। और ये राइटिंग टेक्निक्स आपको इसीलिए बताई जाती हैं और जर्नलिज्म स्कूल में इसीलिए सिखाते हैं। जर्नलिज्म स्कूल का मकसद ही यही है कि आपको फीचर राइटिंग सिखाई जाए, आपको जो है ना कॉलम राइटिंग सिखाई जाए, और अगर हम जो है वो किसी मतलब ये कि ऐसे शख्स को जो कि ये जरासीम लेके पैदा नहीं हुआ या जीन्स लेके पैदा नहीं हुआ, उसको अगर हम न सिखा सकें कि खबरें कैसे लिखी जाएंगी, तो फिर जर्नलिज्म स्कूल का फ़ायदा क्या है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ। इनके लिए ख़ास तौर से पैरामीटर्स बना दिए गए हैं इनके लिए, जो है ना, जिसको कहते हैं आजकल बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिए गए हैं, और ख़ास तौर से आपको ये समझें कि टेम्पलेट भी बना दिया गया है, सांचे बना करके दे दिए गए हैं। टेम्पलेट्स हैव बीन मेड टू गाइड पीपल हाउ टू राइट थिंग्स। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर के मुकाबले में और पिछले लेक्चर के मुकाबले में जो यानी इन दोनों को अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए और इन दोनों का मतलब कंपेयर किया जाए, तो फ़र्क ये है कि ये जो 5 कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो 5 कॉन्सेप्ट हैं जो कि फीचर राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कॉलम राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और मतलब हर तरह की राइटिंग में इस्तेमाल। भाई वो क्यू इन देते हैं ना एंकर्स, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये न्यूज़ राइटिंग का कोर्स है, इसको जो है ना वो हल्का ना लें, इसको सीरियसली लें। और जो लोग ख़ास तौर से राइटर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके नाम से कॉलम छपे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट सीखने होंगे और सीखने चाहिए। हाँ, आप अगर अभी नहीं सीखेंगे तो देर से सीखेंगे तो ठीक है, आपका ही नुकसान है।
मगर ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हैं जिनके जरिए आप अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक उसूल और याद रखिएगा कि न्यूज़ राइटिंग हो या कॉलम राइटिंग हो या फीचर राइटिंग हो, जो कि अखबारात में और मीडिया में खासतौर से इस्तेमाल होते हैं, वेबसाइट के लिए जो राइटिंग होती है, इस सारी राइटिंग्स में आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, और वो एक बात यह है कि पहले ही जुमले में रीडर को अपना गर्विदा बना लेना है, उसको अट्रैक्ट करना है, ठीक है, एज अपोज टू एकेडमिक राइटिंग जिसमें कि आप जो बचपन से करते चले आ रहे हैं, या पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री देंगे, उसके बाद और कंक्लूजन आखिर में देंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको शुरू में ही यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। और फिर वो कभी कभी ये भी होता है कि हम रिपोर्टर जब थे तो कभी कहा करते थे कि आज मज़ा नहीं आ रहा लिखने में, आज लिखा नहीं जा रहा, तो एडिटर हमारे जवाब दिया करते थे, जो हमारे बॉसेस थे वो जवाब दिया करते थे, भाई ये इस किस्म के बहाने अखबार में नहीं चलते, खबर लगनी है। अब खबर चाहते हो कि खबर के ऊपर लिखा जाए बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर या बाय निजामुद्दीन सिद्दीकी, चूज कर लो। बाई लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, बाय निजामुद्दीन सिद्दीकी इस खबर पे लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, या बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर लिख दिया जाए। बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर उन खबरों पे लिखा जाता है जो कि इंटरेस्टिंग नहीं होती या अच्छे अंदाज में लिखी भी नहीं, चूज कर लो। तो अच्छा, ये 5 कॉन्सेप्ट्स मैं फिर बता रहा हूं। आज का लेक्चर 5 कॉन्सेप्ट्स में मुश्तमिल है, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमने राइटिंग टेक्निक्स 5 ऐसी बताई हैं जो कि फीचर राइटिंग में भी इस्तेमाल होगी, कॉलम राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है, और न्यूज़ रिपोर्ट में तो हो ही सकती है, जब तो मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग में पढ़ा रहा हूँ इसको, न्यूज़ राइटिंग में, ठीक है। तो पहला कौन सा टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने लीड को, फीचर को, कॉलम को और कमेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, देखते हैं भाई। चलिए सर, तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे वो बताएंगे क्वेश्चन लीड। क्वेश्चन लीड क्या है, नाम से जाहिर है, और नाम से क्या जाहिर होता है कि भाई ऐसी लीड जो कि क्वेश्चन से स्टार्ट हो। मतलब ये कि खबर को स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन से। पहला, अब मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, मगर ये कि पहला पैराग्राफ जो है वो बेसिकली मुश्तमिल होगा एक सवाल पे। The first paragraph is made up of a question. You start a news report, feature, column, article with a question. आप एक सवाल करेंगे और जवाब में पूरी रिपोर्ट लिखेंगे। So you will start with a question and then you will spend the rest of your space in answering that question. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको जो मैंने लिखा है तो वो जरा पढ़ देता हूँ। सिंपली पुट, क्वेश्चन लीड इज द राइटिंग टेक्निक इन विच वी स्टार्ट ए राइट अप विद ए क्वेश्चन। सिंपल है। खबर को सवाल से शुरू करते हैं, क्वेश्चन लीड बन जाता है। क्वेश्चन लीड इज अ टेक्निक इन विच यू स्टार्ट द न्यूज रिपोर्ट, कॉलम, आर्टिकल, राइट अप, कमेंट, फीचर विद अ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वहां आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे एज ए राइटर। और वो जो आप सवालात बनाएंगे, मैं कौन सा ऐसा सवाल बनाऊं कि जिससे रीडर अट्रैक्ट होगा, है, और जो मुझे इस राइटअप में जो कुछ, इस न्यूज़ रिपोर्ट में या आर्टिकल में जो कुछ भी मुझे कहना है, वो मतलब इस सवाल, कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब में मैं पूरा आर्टिकल लिख सकूं, वो आपको डिस्कवर करें। फिर आप जब आप
बहुत सारी दफ़ा नाकाम होंगे और काटेंगे पीटेंगे जुमलों को, तो उसमें भी सीखेंगे कि भाई यूं करके देखते हैं, दैट की जगह अच्छा विच लगा के देखते हैं, है ना। और हेयर की जगह देयर करके लिखते हैं, मिसालें दे रहा हूं, ठीक है। HERE की जगह THEIR लिखते हैं और उसके बाद फिर जुमला बनाते हैं। इस तरह से यू विल डिस्कवर योरसेल्फ एज ए राइटर, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, सिंपली पुट, यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो क्वेश्चन लीड इज द राइटिंग टेक्निक इन विच वी स्टार्ट ए राइटअप विद ए क्वेश्चन। इन अदर वर्ड्स, it is the style of writing in which we start a news report or article with a query. अच्छा, अब क्रिटिसिज्म, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई न्यूज रिपोर्ट जो है और आर्टिकल जो है वो तो इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है, आप सवाल पूछने लग गए, या आप लोगों को पुट ऑफ कर रहे हैं बाय डिलेइंग द इंफॉर्मेशन। आप क्योंकि सवाल जवाब में उलझ गए तो आपने असल बात बताने में देरी की, देर कर रहे हैं आप, यू आर डिलेइंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू आर विद होल्डिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को। और पुराने वक्तों के लोग, जब हम रिपोर्टिंग सीख रहे थे और रिपोर्टिंग कर भी रहे थे, तो पुराने वक्तों के लोग तो एडजेक्टिव के ऊपर बहुत नाराज हो जाया करते थे कि भैया आप ये न्यूज़ रिपोर्ट में एडजेक्टिव कैसे लिखते हैं। बाद में उनको धीरे धीरे समझ में आया और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत समझाया कि साहब जो मामला ट्रेजिक है तो उसको ट्रेजिक लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, ट्रेजिक लिखने दें। फिर क्या हुआ कि टेलीविजन से कंपटीशन मिलना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा नए नए तरीके निकालो, ये लगे बंदे स्टाइल में तो अगर हम लिखने लगे, वो ओल्ड स्कूल क्या कहता था, यानी जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं और वो जो जिसको कहते हैं कि रासिकुल अकीदा जर्नलिज्म की कॉन्सेप्ट के, किसी कोई साइड्स नहीं लेगा और न्यूट्रल रहेंगे सारे के सारे, और न्यूज़ रिपोर्ट बिल्कुल सपाट होनी चाहिए, कोई एडजेक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 25-26 साल तक वो करते रहे। उसके बाद जब 15 साल ये करते रहे, उसके बाद टीवी आ गया, तो टीवी से मिलने लगा कंपटीशन। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, नए नए राइटिंग टेक्निक्स ढूंढो। तो पता चला कि और लीड्स क्या हैं भाई, लिखने के और तरीके क्या हैं, तो डिस्कवर करना शुरू किया। तो क्वेश्चन लीड भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो नाउ द प्रिवेलेंट अंडरस्टैंडिंग इज, या प्रिवेलेंट मतलब प्रिवेलिंग विजडम कह लें, प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट कह लें, द प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट इज anything which reads well, which attracts the reader, any kind of technique which attracts the reader in a forceful manner, that is good enough. So you can write in those styles. और न्यूज़ राइटिंग में क्योंकि we need a breath of fresh air in news writing, तो क्वेश्चन लीड क्यों ना ट्राई की जाए। क्वेश्चन लीड और ये जो दूसरे 4 कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से न्यूज़ राइटिंग में दाखिल हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और कुछ थोड़ा सा एक आध स्टूडेंट मेरे भी हैं ऐसे जिन्होंने ये टेक्निक, और इसी इदारे से निकल के उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की और मुझे भेजा बाद में। क्वेश्चन लीड नहीं, एक और लीड है जो मैं बताऊँगा आपको बाद में, स्टैकेटो लीड। एक हमारे स्टूडेंट ने, एम्स के स्टूडेंट ने किया और मुझे फिर बाद में भेजा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है और ये सीखने में आपको अच्छा लगेगा अगर लिखने पढ़ने से शौक है तो, क्योंकि लिखने पढ़ने का प्रोफेशन है ये, हालांकि लिखना पढ़ना कोई नहीं चाहता, है ना। बहरहाल, तो क्वेश्चन लीड तो सिंपल सी हो गई। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी इसका सिंपल है कि, और ऑब्वियस भी है, समझ में आता है, लॉजिकल है कि आप तो इंफॉर्मेशन देने, अखबार का काम था इंफॉर्मेशन देना, आप तो सवाल जवाब में पड़ गए। तो उसका जवाब ये आया कि एनी कॉन्सेप्ट, एनी राइटिंग स्टाइल, एनी राइटिंग टेक्निक विच अट्रैक्ट्स रीडर्स इज गुड विद अस, इज फाइन विद अस। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें कि रीडर्स वाकई अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको पढ़ के जिनको अच्छा लगता है उनको, क्योंकि जुबान की चाशनी भी तो चाहिए ना। ये तो नहीं कि लगे बंदे स्टाइल में। आप मिसाल के तौर पे
रिपोर्टर्स पे एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि भाई 400 वर्ड्स की वोकेबलरी है, उसको जो है ना ये रोज़ाना जो है ना पिटता रहता है, उसी अंदाज में लिखता जाता है, और सारी ज़िंदगी 20 साल गुजार दिए, 25 साल, और नया लफ्ज़ नहीं सीखा। ये क्रिटिसिज्म भी आता है रिपोर्टर्स पे, और वैलिड भी है काफ़ी हद तक। कि छोटी सी वोकेबलरी है, उसी में जो है वो पीटे जा रहे हैं। हाँ, सब एडिटर्स वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत उनकी जो है ना वो अंग्रेजी को इम्प्रूव करके छापते हैं, उसके बाद हेडलाइंस में थोड़ा सा वैरायटी, तनव्वो, वर्ड प्ले थोड़ा बहुत दिखा दुखू गए, रीडर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि रीडर कब तक बेवकूफ़ बने। वो बोलते थे कि ये पुराने स्टाइल का अखबार है। डॉन को जो क्रिटिसिज्म की जाती है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए की जाती है ना। मगर भारत डॉन ने बहुत चेंज किया है, बहुत इम्प्रूव भी किया है। और दूसरे अखबार भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह, और उसके बाद न्यूज़ जब आया था नया, तो उन्होंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उर्दू अखबारों में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मगर टीवी में जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है ना, वो मेरा ख्याल है गलत डायरेक्शन में जाती है। एक्सपेरिमेंटेशन तो हो रही है। सिर्फ एक जुमला कह दूं कि भाई टीवी के बारे में, कि भाई खबरों में गाने क्यों डाल देते हो, वो भी इंडिया के, इतना ही काफ़ी है ना, और क्या कहूँ। However, others say that with newspapers and news websites looking for novel ways to attract readers, any writing style that does this job is good. So the bottom line is, any style that attracts readers should be encouraged. The question lead is very much there, should be used. लोगों ने अप्रूव कर दिया है। उसके बाद जब वो टेक्स्ट बुक्स में आ गया, जर्नलिज्म के, न्यूज़ राइटिंग के टेक्स्ट बुक में आ गया, तो फिर क्या रह गया? मतलब ये कि ऑथेंटिसिटी, और क्या चाहिए, यानी और क्या सपोर्ट चाहिए इस कॉन्सेप्ट को, तो आप इस्तेमाल करें। अगर न्यूज़ राइटिंग में आप इसको नहीं इतना सूटेबल समझते न्यूज़ राइटिंग के लिए, तो फिर आप इसको फीचर में इस्तेमाल करें, कॉलम में इस्तेमाल करें। देखिए ना वो कितने कॉमनली, अब टेलीविज़न पे कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कहते हैं कि भाई वो क्या कराची वालों की यही किस्मत में रह गया कि गटर में हर गली में गटर उबलता रहे। क्या हमारी कौम के बच्चों के नसीब में यही है कि वो मोटरसाइकिलें ठीक करते रहें सारी ज़िंदगी? ठीक है, यानी चाइल्ड लेबर के खिलाफ अगर कोई, तो इस किस्म के जो है ना आपको, यानी क्वेश्चन से स्टार्ट किए हुए न्यूज़ पैकेजेस और ये जो वीडियो पैकेजेस वगैरह आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करके। तो उसी तरह से उसको राइटिंग स्टाइल में वेबसाइट पे लाएं। तब ये जो आप नए स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो प्रोफेशन में हैं ऑलरेडी या प्रोफेशन में नहीं हैं, वो नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे जा करके प्रोफेशन में, तब तो कुछ तब्दीली आएगी ना, वरना कैसे? ओके, तो क्वेश्चन लीड आपकी समझ सिंपल है। क्वेश्चन से न्यूज़ रिपोर्ट को या आर्टिकल को शुरू करें, क्वेश्चन से, सवाल से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन लीड। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जांपल्स क्या हैं। ये देखिए ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो कि अखबारात में छपी हैं या वेबसाइट पे। नीचे वाला जो है ये तो ऑब्वियसली मैंने इंटरनेट से देख करके लिया है, किसी मशहूर अखबार में छपा था, अमेरिका के किसी मशहूर अखबार में था। अच्छा, ये दूसरा वाला जो है ये तो मतलब ये कि लोकल अखबार का है। और क्या सवाल है? डू यू नो देयर इज ए स्टेट रन स्कूल इन कराची बाय द नेम ऑफ पायलट गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज which is located in a posh area of the metropolis and which doesn't have a roof? Do you know there is a state-run school in Karachi by the name of Pilot Government School for Boys, which is located in a posh area of the metropolis and which doesn't have a roof? छत नहीं, और स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट पायलट स्कूल। The students take classes under a large tree in the school compound. सवाल ये पैदा होता है कि जब छत नहीं है तो क्लासें कहाँ होती हैं? दरख्त के नीचे। ठीक है, तो ये एक, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो
आपने पहला पैराग्राफ आपने सर्च कर दिया, इस्तेमाल कर लिया, पहला पैराग्राफ बहुत अट्रैक्टिव है, और इसको देखेगा कोई, और उसके साथ अगर तस्वीरें वगैरह हों, तस्वीरें ना भी हों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंट्रो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड है, अच्छी खासी लीड है, ये बहुत अच्छा राइटअप है कि आप, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के हालात के ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, चाहे कॉलम लिख रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट भी लिख रहे हैं, तो भी ये अच्छा इंट्रो है, बहुत अच्छा इंट्रो है, अच्छा लीड है। और स्टार्ट हुआ है सवाल से, ठीक है। तो एक तो एग्जाम्पल ये वाला हो गया कि क्या आपको पता है कराची में एक ऐसा भी स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट पायलट स्कूल, जिसकी कोई छत नहीं। ये सवाल है। इससे इन्होंने न्यूज आइटम को शुरू करें या फीचर को शुरू करें, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक अमेरिकन अखबार से, मेरा ख्याल है, अब मैं भूल गया कहाँ से था, मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल से हो सकता है। व्हाट्स इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्राइस ऑफ गैसोलीन? What's increasing faster than the price of gasoline? Apparently, the cost of court lobbyists. District and Justice Court judges want to hire lobbyist Rick Loop for $1.5 to represent the court system in Carson City through the 2009 legislative session. During the past session, Loop's price tag was only $80,000. उन्होंने स्टार्ट क्या किया कि भाई आपको पता है गैसोलीन यानी पेट्रोल या गैस, जो कि मोटर में जो गैसोलीन डलती है, गैस की प्राइस जो है वो यकीनन उस जमाने में लिखा गया है ये राइटअप जब गैस की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। तो उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि गैस से भी ज्यादा तेजी से जिसकी कीमत बढ़ रही है, और वो क्या है कि वो कोर्ट लॉबीइस्ट, ठीक है ना। अमेरिका में बड़ा कॉन्सेप्ट ये आम है कि लॉबी की जाती है, यानी चीज़ों को प्रमोट, पीआर एजेंसी समझ लें। तो कोई एक पीआर एजेंसी है, लॉबीइस्ट हैं, जिनका नाम है रिक लूप, और ये इन्होंने जो है ना वो पिछले सीजन में $80,000 चार्ज किया था, मगर इस साल जो है वो $1.5 लाख चार्ज करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो उसको आयरॉनिकली उसने जो है वो पूछा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि जिसकी प्राइस जो है, आपको पता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस गैसोलीन से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही? तो वो पीआर एजेंसी की हायरिंग का फीस है। ठीक हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चन लीड के। तो इस तरह से तो क्वेश्चन लीड लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या भाई, एनेक्डोटल लीड। एनेक्डोटल लीड जो है नाम निकला एनेक्डोट से। एनेक्डोट का मतलब है एक छोटा सा इंस्पायरिंग, या ना इतना इंस्पायरिंग ना भी हो तो मगर छोटा सा कोई वाकया। तो न्यूज रिपोर्ट को या आर्टिकल को या फीचर को या कॉलम को स्टार्ट किया जाए किसी वाकये से, और वाकया इस किस्म का होना चाहिए कि जो आप कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाहते हैं न्यूज रिपोर्ट में, जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आपका मैसेज है, अगर फीचर या आर्टिकल लिख रहे हैं तो न्यूज राइटिंग में, न्यूज रिपोर्ट में तो जरूरी नहीं है कि आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, आप अपनी चीज को कन्वे कर रहे हो, मगर ये कि एनेक्डोट रिलेटेड होना चाहिए आपके जो खबर आप देने जा रहे हैं। तो न्यूज राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खास तौर से अगर मिसाल के तौर पे मैं क्या एग्जांपल दूं, मतलब ये कि आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, और कोई अहम लीडर है, वो चश्मा पहन के नहीं आए या उनका चश्मा खो गया,
नतीजतन वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, ऐसा कोई वाकया हो जाए, या मीटिंग में थप्पड़ कोई किसी को मार दे, या 2-3 वाकयात ऐसे हो जाएं कि मीटिंग बदमजा हो जाए, मीटिंग खराब हो जाए, बर्खास्त हो जाए, है? तो आप वो छोटे छोटे वाकयात, है ना, हो सकता है इंट्रो में भी लिखें। तो एनेक्डोटल लीड का मतलब सिंपली ये है कि आप किसी एनेक्डोट से, वाकये को से शुरू करें, और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं चाहते हैं और हम इसका कोई सेंसेशनल यूज या ये कि जिसको कहना चाहिए कि गैर अखलाकी इस्तेमाल इस कॉन्सेप्ट का, एनेक्डोटल लीड का, हम नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली हम सीरियस किस्म के वाकयात लिख रहे हैं, या चलें ह्यूमरस की हद तक ठीक है ना, अगर लच्चरपन ना हो, ह्यूमरस वाकया, तो वो एनेक्डोट्स जिसमें कि कोई मतलब ये कि कोई मज़ाहिया कोई चीज़ हो जाए किसी इंपॉर्टेंट लीडर के साथ, या अच्छा फिर ये है कि एनेक्डोट में एक बात ये है कि ये देखिए ये, हाँ एक बात ये समझने की है कि ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ सिचुएशंस को ज़्यादा सूट करेंगे, मतलब एक टाइप ऑफ लीड जो है वो एक टाइप ऑफ जेनरा के लिए जो है ज़्यादा सूटेबल होगा, एक 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 एक, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो आप अगर अपने जहन पे गौर करें तो एनेक्डोट अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ऑबिचुरी में लिखें कि किसी की ज़िंदगी के बारे में आप लिख रहे हैं, किसी का इंतकाल हुआ है, उसकी तारीफ में आप ऑबिचुरी लिख रहे हैं, ऑबिट, वो लिखने का भी एक, बड़े अखबारों में तो डिपार्टमेंट होते हैं भाई, या ये कि कम से कम एक रिपोर्टर होता है इस काम के लिए कि भाई ऑबिचुरी लिख के तैयार रखना भाई सबका, जो 80 साल के हो चुके हैं सबकी ऑबिचुरी तैयार है पहले से, और वेल नोन राइटर से लिखवाई जाती है। तो उस ऑबिचुरी में अगर आप मिसाल के तौर पे कोई एनेक्डोट लिखें किसी आदमी के बारे में जिसका इंतकाल हुआ है, कितना सूटेबल। किसी का लाइफ स्केच लिख रहे हैं, पेन स्केच लिख रहे हैं, किसी का प्रोफाइल लिख रहे हैं, किसी क्रिकेटर के बारे में, किसी क्रिकेटर ने 10,000 रन बनाए हैं, मियादाद के बारे में लिख रहे हैं और शारजा का छक्का ना लिख के, ये सारे वाकयात लिखने के लिए हैं। किसी की ऑबिचुरी लिख रहे हैं, कायद आजम पे हमला हुआ, छुरा पकड़ लिया, तो वो थर कांपने लगा, खुद ही वो चला गया। हाँ जी, तो इस किस्म के वाकयात। लियाकत अली खान का जब इंतकाल हुआ तो जब उनकी शेरवानी उतारी गई तो पता चला कि अंदर जो बनियान पहनी है उसमें सुराख है, फटी हुई थी बनियान। नवाबजादा, और ये वाकया कि उनको जब गोली लगी तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कि पाकिस्तान का नाम उनके जुबान पे था। तो इस किस्म के वाकयात अगर हैं और मतलब लिखने से पहले फिर ऑथेंटिकेट करना होगा, तो ऐसे वाकयात जो कि वाकई इंस्पायरिंग हैं या नहीं भी हैं इंस्पायरिंग मगर ये कि सच्चे हैं, तो आप उसको पहले उसको क्लियर करें कि ये सही है कि नहीं वाकया। उसके बाद उसकी ऑबिचुरी के बारे में उसका पेन स्केच लिख रहे हैं, उसका प्रोफाइल लिख रहे हैं, उनको याद करके लिख रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए एनेक्डोटल लीड जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फीचर राइटिंग, अब मतलब आप ट्रैवल लॉग लिख रहे हैं, ट्रैवल आपने कहीं किया, ठीक है, सूरीनाम गए आप या मालदीव्स गया, माले में आपके साथ कोई वाकया होता है, वो लिखे हैं आप ट्रैवल लॉग में। ट्रैवल लॉग को स्टार्ट करने का एक फीचर है, ट्रैवल पीस लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये न्यूज़ राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है और वैसे भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाते हैं इमरान खान, वहाँ पे कोई ऐसा वाकया हो जाए,
या कहीं भी कोई वाकया हो जाए जिसको कि आप बयान कर सकें, तो एनेक्डोट लीड बन जाएगी, एनेक्डोटल लीड। तो क्या है, स्टाइल इन विच ए राइटर स्टार्ट्स हिज न्यूज रिपोर्ट और आर्टिकल विद ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए पर्सन और इशू इज कॉल्ड एनेक्डोटल लीड। In this type of lead, the writer begins his piece with a brief story. What needs to be kept in mind, हाँ ये बहुत important है। देखिए, what needs to be kept in mind is that that story should not be too long. क्योंकि अगर वो स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो वो डोमिनेट करेगी और राइटअप में और उसके अलावा बहुत कम जगह रह जाएगी। Until unless you write 2000 words, तो लोग कहते हैं कि 600 वर्ड से ज़्यादा कौन पढ़ता है आज के ज़माने में, और किसी भी ज़माने में 600 वर्ड से ज़्यादा तो मुश्किल से ही पढ़ेंगे ना। या वो रिटायरी जो कि अखबार कवर टू कवर पढ़ते हैं वो तो शायद पढ़ लें, मगर आमतौर पे अटेंशन स्पैन कितना है लोगों का? 300 वर्ड, 400 वर्ड मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो 600 वर्ड, वाकई अच्छा लिखा हो, इंटरेस्टिंग हो तो 600 वर्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो 800 वर्ड, उसके बाद तो ठीक है। तो आप क्या मतलब 800 वर्ड के पीस में 200 वर्ड का तो वाकया नहीं लिख सकते। इस बात का ख्याल रखें कि इंट्रो कहाँ तक जाएगा, लीड कहाँ तक जाएगी। लीड जो है ना वो ओपनिंग पैराग्राफ एक या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में आपको खत्म करना चाहिए। मैंने फिर भी 3-4 पैराग्राफ लिख दिए हैं। वाकई 3-4 पैराग्राफ से बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप 1200 वर्ड लिख रहे हैं तो, क्योंकि 3 पैराग्राफ का मतलब है 50 वर्ड्स पर पैराग्राफ, 150 वर्ड तो खा लिया आपने, ठीक है। और माफी ज़मीर पे आते आते by the time you come to the point, इतने ज्यादा वर्ड तो इस्तेमाल लग रहे कि भाई वो उसको परेशानी होने लगे कि भाई पता नहीं क्या चाहते हैं, कौन सा वाकया क्यों लिख रहे हैं इतना तूल तवील, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रहे कि जब भी आप ये अटेम्प्ट करेंगे, ये इतना बड़ा वाकया नहीं होना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कोई आदमी किसी वाकये को इतना इंटरेस्टिंग समझे कि अपने मेहनत से लिखे हुए पीस के शुरू में रखे उसको, तो मेरे लिए तो, राइटर के लिए तो इम्पोर्टेंट है वो, मगर रीडर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए बेहतर यही है कि उसको जो है ना 2 पैराग्राफ में निपटा दें, उससे ज़्यादा ना लिखें। तो यही लिखा है कि what needs to be kept in mind while attempting to write such an intro is that the story should not take more than 3 or 4 paragraphs, बल्कि 3 ही पैराग्राफ समझें, 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Otherwise the story will dominate the write-up and not enough space will be left to discuss other issues. This style of writing is particularly suited for obituaries and life sketches, but can also be used in news reports. न्यूज रिपोर्ट्स में भी अगर कोई ऐसा वाकया इंटरेस्टिंग हो जाता है तो ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप वो कहें कि आपका टॉपिक है कि हमारे जो है ना इदारे अच्छे जो है ना अच्छी तरह से जो है वो मैनेज नहीं होते, ठीक है। और तो फिर आप जो है वो मिसाल के तौर पे जरदारी साहब का ज़माना है, तो आप कहते हैं कि भाई वो जो है वो हर इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले बकरे काटते हैं वो, या दुआ करते हैं उसके बाद ही लुक्स फॉर साइंस कि ये तो तवाहुमात पे चल रही हुकूमत या एक्चुअली गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे चल रही। तो इन किस्म के इश्यूज के ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं और उसमें कहीं लिख देते हैं कोई ऐसा मज़ा खेज वाक़या जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो गया है, या ये है कि जरदारी साहब हर अहम फैसले से पहले बकरा काट रहे हैं, या शैतान को दूर भगाने के लिए बकरा काट रहे हैं, या ये कि काला जादू के टोटके के तौर पे कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। वो एनेक्डोट उस सूरत में लिखा जाएगा जब
वाकई इंटरेस्टिंग हो एक बात, दूसरी बात यह है कि वाकई रेलिवेंट हो जिस इशू पे लिखना चाह रहे हैं। तो फिर वाकया, तो एनेक्डोट के लिए 2-3 चीज़ें हो गई। एनेक्डोट जो है ना बहुत तवील नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत तवील वाकया है तो भी उसको आप 2 पैराग्राफ में समेटेंगे, 3 पैराग्राफ मैक्सिमम। और उसके बाद फिर जल्दी से माफी और ज़मीर पे आएंगे, जो आप बात कहना चाहते हैं एक्चुअली उस पर आएंगे। अच्छा, न्यूज़ राइटिंग में भी ये मतलब कोई ऐसे वाक़यात हो सकते हैं न्यूज़ राइटिंग में कि जिसमें के यानी हाँ रोज़मर्रा जो रिपोर्टिंग होती है उसमें भी अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए और वो लिखने के जैसे लायक हो तो वो लिखें, फिर एनेक्डोट लीड भी लिखें। मतलब ये कि अब वो जैसे पहली स्लाइड में था या दूसरी स्लाइड में था कि जो भी टेक्निक अट्रैक्ट कर ले रीडर को वो ठीक है, सही है। मगर ये कि मेजर कॉन्सेप्ट्स यही हैं, जो 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर में बताया गया, स्टेटमेंट लीड या कोटेशन लीड। कोटेशन और स्टेटमेंट लीड एक ही चीज़ है, या हमने एक बना दिया है यूँ समझ लो। और समरी लीड वो उस लेक्चर में था, और ये जो 5 लीड इस लेक्चर में है, ये ही मेन आमतौर पे लीडें समझी जाती हैं। और तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ अंदाज से, बहुत सारे अंदाज में नए नए कॉन्सेप्ट लिखे जा रहे हैं। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये भी मिल जाएगा इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो, हु लीड भी होता है, व्हेन लीड भी होता है, यानी डब्ल्यूज और एच जो है, डब्ल्यूज और एच वो कॉन्सेप्ट अभी शायद बताया नहीं मैंने। हाँ, डब्ल्यूज और एच आइंदा बताएंगे। तो डब्ल्यूज और एच जो है वो व्हेन लीड भी होती है, हाउ लीड भी होती है, वाई लीड भी होती है। और सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन लीड में क्या होगा, कि भाई ये ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो टाइमिंग के ऊपर है वाकई की, वो लीड हो गई व्हेन लीड। हु लीड, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस वाकई में उनके बारे में हु लीड है वो। वाई लीड, वाकई क्यों हुआ। हाउ लीड, वाकई किस तरह हुआ, वो था क्यों हुआ, ये है कि क्यों कैसे हुआ, है ना। तो ये भी एक वो कॉन्सेप्ट है, मगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है वो, मतलब तो बहुत अच्छी ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप इंटरनेट पे बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, तो वो और भी लीड्स होती हैं। मगर यह कि मेजर, मुस्तनद और जानी पहचानी ये 7 लीड्स हैं, इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे अखबारों में, अगला असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो यही है कि आप मुझे मुख्तलिफ अंदाज, समरी लीड और स्टेटमेंट लीड के अलावा मुझे लीडें ढूंढ के दो, ठीक है। क्वेश्चन लीड ये वो, तो वो खैर वो असाइनमेंट जब आपको मिलेगा तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये तो हो गया एनेक्डोटल लीड, और ये मैंने पढ़ भी दिया। इन केस अगर आपको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है। ए स्टाइल इन विच ए राइटर स्टार्ट्स हिज न्यूज रिपोर्ट और आर्टिकल विद ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए पर्सन और इशू इज कॉल्ड एनेक्डोटल लीड, ठीक है। और ऑब्ituary के बारे में बता चुका, लाइफ स्केचेस वगैरह में ये ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है एनेक्डोटल लीड का। अच्छा, एग्जाम्पल अब्दुल कुद्दूस शेख। पहले एग्जाम्पल, अब्दुल कुद्दूस शेख द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेरल्ड वर्कर्स यूनियन। ये एक रिसेंटली हम जो है ना, मैं एक किताब एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें हम, मेरे किसी दोस्त ने ये आर्टिकल लिख के भेजा था, तो वहीं से लिया था। अब्दुल कुद्दूस शेख द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेरल्ड वर्कर्स यूनियन। Abdul Quddus Sheikh, the president of Pakistan Herald Workers Union, was chairing a meeting at the press club, Karachi Press Club. दोबारा पढ़ता हूँ। Abdul Quddus Sheikh, the president of Pakistan Herald Workers Union, was chairing a meeting at the Karachi Press Club about the formation of a CBA and business recorder. Office bearers and members of the Karachi Union of Journalists and some staffers of the newspaper were present on the occasion. I noticed that Quddus Sahib was not looking comfortable as he asked for water twice during the meeting. I asked him if he was feeling unwell. He simply replied, "No, I'm good, just a little tired." The next day we learned that he had passed away. We were shattered because we couldn't believe
that such an active labor leader could be snatched from us so suddenly. तो ये क्योंकि लाइफ स्केच के बारे में वो उन्होंने लिखा है, एक चैप्टर लिखा है, ये एक्चुअली मज़हर अब्बास साहब ने लिखा है। तो ये हम किताब एडिट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो उसमें तो ये एक एग्जांपल है कि आप वाकया उन्होंने अपना एक पर्सनल वाकया जो कुद्दूस साहब से मुताल्लिक़ था, अब्दुल कुद्दूस शेख, ट्रेड यूनियनिज्म में बड़ा नाम है, आप लोगों को नहीं पता होगा उनके बारे में, मगर ये कि हम सहाफ़ियों के बारे में, हम सहाफ़ी उनको अच्छी तरह जानते हैं, तो हम लोग के लिए शख्सियत अहम है। अब्दुल कुद्दूस शेख के प्रोफाइल के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है वही, ठीक है। तो हमें नहीं पता था, यानी उन्होंने ये कहा कि, और वो कहना ये चाहते हैं कि आगे जाके सराहत से लिखा है इसी आर्टिकल में कि भाई वो आखिरी दम तक काम करते रहे, ठीक है। तो अब्दुल कुद्दूस शेख के बारे में, और इसी तरह से कोई भी एनेक्डोट किसी भी आदमी का आप ले करके उसके ऊपर इंट्रो बना सकते हैं, लीड बना सकते हैं। अब न्यूज़ राइटिंग में ये लीड, ये तो फीचर राइटिंग जैसी हो गई ना, फीचर है ये, एक्चुअली ये लाइव स्केच है, या पेन स्केच कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं, पेन पोर्ट्रेट। तो ये उसके लिए इन्होंने लिखा है। और न्यूज़ राइटिंग में अगर आपको एनेक्डोटल लीड कोई मिले, तो कोई वाकया ऐसा हो सकता है कि जो कभी कभार कोई मज़ाहिया वाकया हो जाए या कोई ट्रेजिक वाकया हो जाए हमारे फंक्शंस में, जो कि पॉलिटिकल फंक्शन हो सकते हैं, और उसकी लीड फिर उसी अंदाज से लिखी जाए कि भाई वो किसी वाकये के फॉर्म में, तो फिर वो एक बन सकता है एनेक्डोटल लीड। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो दूसरा एग्जांपल है ना, ये मैंने फिर मतलब इंटरनेट से लिया है ना। एट द dilapidated morgue in the Brazilian city of Natal, director Marcos Brandão walks over the blood-smeared floor to where the corpses are kept. He points out the labels attached to metal doors, counting out loud. It has not been a particularly bad night, yet there are 9 shooting victims in cold storage. दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और इसकी अहमियत आपको मैं बताऊंगा कि ये देखने में सटल है, मगर ये कि काफ़ी पावरफुल किस्म का राइटिंग है। At the dilapidated morgue in the Brazilian city of Natal, director Marcos Brandão walks over the blood-smeared floor to where the corpses are kept. He points out the labels attached to metal doors, counting out loud. It has not been a particularly bad night, yet there are 9 shooting victims in cold storage. और इसका जो इसको कहते हैं ना कि टीप का बंद आखिर में, कि ये कोई बहुत ज्यादा बुरा दिन नहीं था, फिर भी कोल्ड स्टोरेज में 9 लाशें पड़ी। मोर्ग क्या होता है भाई? मुर्दा खाना, सर्द खाना, जहाँ पे के या सर्द नहीं भी हो, यानी एयर कंडीशनिंग है या नहीं है, मगर सर्द खाना यानी मुर्दा खाना, सॉरी, मोर्ग का मतलब है मुर्दा खाना, या मॉर्चुरी भी कहते हैं। तो मुर्दा खाने में उन्होंने एक वाक़या बयान किया है कि वो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रो, यानी आप, और उसमें जो है ना वो वही वाली बात है कि पंच जो है ना वो आखिरी 2 सेंटेंसेस में है कि इट वाज नॉट ए पर्टिकुलरली बैड नाइट एंड येट दे हैड 9 कॉर्प्सेस इन कोल्ड स्टोरेज। ये इतना बुरा दिन नहीं था, फिर भी 9 लोग सर्द खाने में नए लाए गए, मुर्दा लाशें लाई गई। तो ये ब्राज़ील में जिस किस्म की किलिंग होती थी ना, उसके ऊपर ये फीचर है, और उसका पहला पैराग्राफ है। ये एक्चुअली बहुत पावरफुल पैराग्राफ। और अब देखें ना उसने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है मोर्ग को, ब्लड स्मियर्ड फ्लोर, उसके बाद वो मेटल डोर्स खुल रहे हैं और वो
और ख़ास तौर से ये कि इट वाज नॉट ए particularly bad night and yet we had 9 corpses in cold storage. तो ये होती अच्छी राइटिंग, ठीक है। तो ये मतलब एनेक्डोटल लीड के 2 एग्जांपल्स हैं। और मतलब ये कि कॉन्सेप्ट आपको इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि सिर्फ आप इम्तहान पास करेंगे और उसलिए आपको जानना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। इम्तहान के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, मगर अब मेरा 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 मतमई नज़र ये है, मेरा एम ये है कि आप लोग इम्तहान तो पास करें ही, जब आप फील्ड में जाएंगे तो इन चीज़ों को अप्लाई करें, इन चीज़ों को समझें, अपने पल्लू से बांध लें, अपने स्कार्फ से बांध लें, अपने शर्ट से बांध लें। पल्लू तो सिर्फ ख़वातीन रिपोर्टर्स के लिए हो जाएगा ना, तो ठीक है, अपने शर्ट से भी बांध लें। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट, और ये मुश्किल नहीं है, आपको याद रहेगा इंशाल्लाह याद रहेगा। तो फिर आप अप्लाई भी करें इसको। और सिर्फ ये नहीं है कि आप फीचर में और आर्टिकल में और कॉलम में, बल्कि क्यू इन में एंकर्स जो लोग बनना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टैकेटो लीड, अच्छा स्टैकेटो क्या चीज़ है, इसका स्टैकेटो लफ्ज स्टैकेटो का मतलब दिया हुआ है कि जब म्यूजिकल नोट्स डिवाइडेड बाय स्पेसेस, या क्या कहना चाहिए कि सेपरेटेड बाय साइलेंस, यानी एक म्यूजिकल नोट, फिर गैप, फिर दूसरा म्यूजिकल नोट, फिर गैप, फिर तीसरा म्यूजिकल नोट और चौथा मेडिकल नोट, तो वो एक फिजा बनाई जा रही है। स्टैकेटो का मतलब ये है कि स्टैकेटो का मतलब ये हुआ कि वो म्यूजिक का अंदाज, म्यूजिक पेश करने का अंदाज, जिसमें कि एक नोट होगा, 2 नोट होंगे, उसके बाद तीसरा नोट होगा, उसके बाद गैप्स होंगे बीच बीच। तो स्टैकेटो लीड में कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन द राइटर यूजेस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, when the writer uses words or groups of words spaced out by punctuation marks in his first paragraph to recreate a scene or mood, he or she is said to have written a staccato lead. जब कोई राइटर यानी अल्फाज इस्तेमाल करे और उनके बीच में गैप दे पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए, यानी पंक्चुएशन मार्क्स हो उन अल्फाज के बीच में, और वो पंक्चुएशन मार्क्स मतलब जैसे कि फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, आमतौर पे कॉमा और वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सेमीकोलन, और वो यानी फ्रेजेस होंगे आमतौर पे सिर्फ अल्फाज एक लफ्ज़ के बाद फुल स्टॉप, दूसरा लफ्ज़ फुल स्टॉप, तीसरा लफ्ज़ फुल स्टॉप, ये भी हो सकता है, ये भी देखा है मैंने, और ख़ासतौर से हमारे सिरिल अलमीडा इस्तेमाल करते थे ये। उसके बाद आजकल फहद हुसैन टाउन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस किस्म की राइटिंग होती है जिसमें कि आप अल्फाज इस्तेमाल, लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 या 3 अल्फाज, उसके बाद सेमीकोलन, फिर 2-3 अल्फाज सेमीकोलन, फिर 2-3 अल्फाज सेमीकोलन। और एम क्या है, एम ये है कि आप कोई सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, कोई मूड रिक्रिएट कर रहे हैं, कोई वाकया रिकॉल कर रहे हैं। एनेक्डोटल लीड में तो आपने एक सराहत के साथ वाकया बयान करना है, उसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें, ठीक है। एक यानी एक जिसको कहते हैं तफसीलन, थोड़ा सा तफसीलन से भी मुराद ये है कि 2-3 पैराग्राफ में, इसमें तो आप चंक्स ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में आप चीज दे रहे हैं, और बीच में गैप दे रहे हैं और पंक्चुएशन मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। यानी फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन,
डैशेस, डैश भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और एम क्या है कि आप किसी चीज़ को, वाक़े को रिकॉल कर रहे हैं या किसी मूड को रिकॉल कर रहे हैं, किसी शख्सियत को रिकॉल कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये उसके बाद जो एक पूरा, यानी पूरा पैराग्राफ आपने इसी तरह से बना दिया, बिट्स में इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद एक जुमला आपको देना पड़ेगा यकीनन उस इंट्रो में, कि जिसमें के, और ये जिसमें कि आप पूरा, यानी जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो उस बात को मुकम्मल करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो बात मुकम्मल तौर पे बयान करनी पड़ेगी, ताकि वो तस्वीर पूरी हो जाए। मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक फ्रेज दे रहे हैं, यानी 2 अल्फाज, फिर 3 अल्फाज दिए आपने, और बीच में रखा सेमीकोलन या कॉमा या डैश, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आपने ये जो मंजरकशी की है वो क्यों की है। तो उसके बाद वो, तो इसमें इंट्रो में एक जुमले में इंट्रो नहीं हो सकेगा, ये वाला आमतौर पे नहीं हो सकता, मुश्किल है, आमतौर पे नहीं हो सकता। मगर कोई कारीगर ऐसा भी हो सकता है, वर्ड स्मिथ ऐसा भी हो सकता है जो वो करे, उसके एक जुमले में करके दिखाए। ठीक है, तो मेरे भी जहन में भी, खैर वो कभी अगर कोई याद आया या कोई और इस बारे में कुछ, ये लीड थोड़ा है ना कम मिलता है अखबारों में, मगर स्टैकेटो लीड मैंने कहा ना कि एक मेरी स्टूडेंट ने लिख के दिखाया था और अखबार में छपा था। अच्छा, द वर्ड स्टैकेटो मीन्स म्यूजिकल नोट्स प्लेड सेपरेटली to produce short, sharp sounds. Used in a clever manner, this technique can be applied to news reports. Otherwise, this style is used often when it comes to features and comments. Features और comments में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स में कम होता है, मगर देखा है मैंने इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैकेटो लीड मतलब ये है कि आपने फ्रेजेस इस्तेमाल करने हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, जुमले नहीं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी 2-3 जुमलों के जोड़ियां, 2-3 अल्फाज की जोड़ियां, या एक स्मॉल ग्रुप containing 3 words, another small group containing 4 words, another small group containing 2 words, another small group containing 3 words, और इनके बीच में, सबके बीच में सेमीकोलन या डैश, फुल स्टॉप भी होता है कहीं कहीं, तो इसको कहेंगे स्टैकेटो लीड। और फिर एक जो है वो थोड़ा सा तफसीलन दर्ज किया जाएगा कि भाई ये क्यों आपने ये मंजरकशी की है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, ये मैंने क्लास में भी दिया था, वो ये है, स्मोक बिलोइंग फ्रॉम शॉप्स, smoke billowing from shops, torn limbs strewn across footpaths. Smoke billowing from shops, torn limbs strewn across footpaths, mangled and twisted remains of several vehicles, cries of anguish from the injured, and deafening silence of the dead. Smoke billowing from shops, torn limbs strewn across footpaths, mangled and twisted remains of several vehicles, cries of anguish from the injured, and deafening silence of the dead. This is how Chowk Yadgar in Peshawar looked after a bomb explosion which claimed at least 7 lives yesterday. सोख्ता लाशें हैं, टूटे हुए और बिखरे हुए आज़ा, ठीक है, और बच्चों के रोने की आवाज़, मुर्दा लोगों की खामोशी। ये है चौक यादगार, ये है मंजर चौक यादगार का, जो कल, ये है चौक यादगार जहां कल
एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में, एक बम धमाके में 7 आदमी हलाक हुए। ठीक है। अच्छा, अब ये वो किसी ने अगर गालिब देखा है वो दूरदर्शन का टेलीविजन प्रोग्राम, तो उसमें जो है वो अचानक मुझे याद है, उसमें जो है ना वो एक टुकड़ा है शुरू में खासतौर से, बिल्कुल बिल्कुल यानी उन्होंने वो इस्तेमाल किया है, गुलजार साहब ने वो टेक्निक इस्तेमाल की है, यही वाली कि अब वो पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो इस तरह से है कि बकरी के ममियाने की आवाज़, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा कुछ टाट के पर्दे। देखिए ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, मंजरकशी की है, पूरा जो है ना मोहल्ला बताया है। बकरी के ममियाने की आवाज़, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा टाट के पर्दे। ठीक है, इस तरह से यानी ठीक है, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये थोड़ा सा 5-6 अल्फाज पे है। गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में दाद वो वाहवा, मगर ये कंप्लीट जुमला नहीं है, ये फिर फ्रेज है। बकरी के ममियाने की आवाज़, धुंधलाई हुई बेनूर गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। ठीक है, तो ये मुझे पूरी तरह से याद, क्योंकि मैंने तैयारी किए बगैर अचानक याद आ गया। तो बहरहाल ये भी वो टेक्निक है कि भाई स्टैकेटो है ये, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग जो है वो याद कर करके एक दूसरे को सुनाया करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमें भी याद रह गया। अच्छा खैर, तो ये स्टैकेटो लीड हो गया कि गाड़ियों के बिखरे हुए शीशे, काले काले दुकानों से काला धुआं निकलता हुआ, सड़क पे खून बहता हुआ। ठीक है, मंजरकशी आप जब किसी वाकई की मंजरकशी कर रहे हैं, आप देखें ना, आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत चीज बन गई। अच्छा, अब इसको देखिए कुछ ये इंट्रोज और लीड्स, फिर आप कंपेयर करें ना समरी लीड के साथ, कितना स्टेल होता है। और हर बॉम्बिंग में आप क्या किस तरह बताते हैं, आप इसी तरह बताते हैं कि सो मेनी पीपल वर किल्ड, 10 people were killed and 50 injured when a suicide bomber attacked a car या ट्रक। तो एक फॉर्मलाई अंदाज हो जाता है, एक यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जाता है इंट्रो लिखने का, कि भाई आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि भाई कैजुअलिटीज गिनवा देनी है, इतने मरे थे, इतने जख्मी हुए थे, वाकया कहाँ हुआ था, कब का है, WH, वो सब रिकॉल करेंगे और उसके बाद वो बन जाएगा। तो मतलब क्या आपने तो मतलब सोचा भी नहीं, बगैर सोचे समझे इंट्रो तो लगा बंदा इंट्रो है, तो लगा बंदा मतलब राइटिंग लगी बंदी है। देखो फॉर्मूला है ना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसे थोड़ा क्रिएटिव काम है भाई, क्रिएटिव काम। और यही है, मतलब उम्मीद यही है कि नए स्टूडेंट प्रोफेशन ज्वाइन करने वाले नए अंदाज से जब इन चीज़ों को उठाएंगे और नए नए टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्टिंग में भी और आर्टिकल राइटिंग में भी, तब जान पड़ेगी ना भाई, तब मजा आएगा ना टीचिंग का। चलिए साहब, स्मोक बिलोइंग फ्रॉम शॉप्स, torn limbs strewn across footpaths, mangled and twisted remains of several vehicles, cries of anguish from the injured, and deafening silence of the dead. This is how Chowk Yadgar in Peshawar looked like after a bomb explosion which claimed at least 7 lives yesterday. अच्छा, W और H भी गिन लीजिए, पूरे होंगे इसमें।
ये अच्छा खासा क्लेवर किस्म का इंट्रो है। चलिए साहब, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, कंपैरिजन कंट्रास्ट लीड। अच्छा, ये भी देखिए, ये along with summary lead and statement lead, या जिसको कोटेशन लीड भी कहते हैं कभी कभी, स्टेटमेंट लीड और समरी लीड के साथ साथ ये वो लीड है जो थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाती है न्यूज राइटिंग में। बाकी जो लीड्स मैं बता रहा हूँ ये आमतौर पे फीचर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मगर मेरा चैलेंज आपसे यही है और गुजारिश आपसे यही है और एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप जब फील्ड में जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, तो हमसे बेहतर लीड लिखा करेंगे जैसी हम लोगों ने लिखी, क्योंकि हम तो सारी जिंदगी समरी लीड, और अब जाकर के जब थोड़ा शऊर आया है तो अब जाकर के कभी फीचर राइटिंग कभी की हो, कभी कोई किताब लिखी है तो उसमें कोई थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया है मुख्तलिफ स्टाइल राइटिंग का। तो ये जो है ना, ये हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये न्यूज राइटिंग में ये जो कंट्रास्ट लीड है या कंपैरिजन लीड है ये इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद समरी लीड और स्टेटमेंट कोटेशन लीड, ये वाला भी इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप दो वाकयात को, दो डेटा सेट्स को, डेटा से मतलब ये है कि फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा सेट को, दो लोगों को, दो वाकयात को, दो सिचुएशंस को कंपेयर कर लें एक ही जुमले में या एक ही इंट्रो में दो जुमले लिखें, तो ये बन जाता है कंट्रास्ट लीड या कंपैरिजन लीड। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, मगर हाँ, जब आप लिखने बैठेंगे यू विल डिस्कवर कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना करने से आएंगी, बताने से नहीं आएंगी। बताने से तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, ठीक है। आप मैथमेटिक्स करते हैं ना, तो इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स इन द सेंस कि प्रैक्टिस चाहिए लिखने के लिए। तो आप फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स वैसे तो जुबानी जितना भी बता दें, जब तक वो स्टूडेंट बैठ करके फैक्टराइज नहीं करेगा, नहीं उसको समझ में आएगा कि कौन से मेथड से होगा। ये फैक्टराइज करने के जो 4-5 मुरवजा तरीके हैं, उनमें से कौन सा वाला टेक्निक लगाया जाए इसमें, ये वो नंबरों की तरतीब बताएगी आपको, या आपका जो है प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो हुनर वो बताएगा। उसी तरह से ये जब आप लिखने बैठेंगे ना, तो जाके पता चले, उदा खुलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए, ये अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए, 15 दिन में फिर आप भूल जाएंगे सब, यानी इम्कान है कि भूल जाए। इम्कान क्या है, काफ़ी हद तक इम्कान है, बहुत गालिब इम्कान है कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे, तब तक अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कंट्रास्ट और कंपेयर लीड जो कंपैरिजन लीड है, ये भी यही है कि दो वाक़यात को, दो डेटा सेट को, दो शख्सियतों को, दो सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे, तब जा करके एक जुमला बनाएंगे जो कि जिसमें कि ये सब कुछ कंपेयर हो रहा है, दो चीज़ें कंपेयर हो रही है। ऑन द वन हैंड इज दिस, ऑन द अदर हैंड इज दैट। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद जनाब जो जुमला लिखा जाएगा या जुमले लिखे जाएंगे उसको कहा जाएगा कंपैरिजन लीड या कंट्रास्ट लीड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, इसको पढ़ दूं पहले। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू सिचुएशंस। This style involves comparing two situations, two sets of data, or two issues in the first paragraph of a news report. News report या column या feature. The technique can be applied successfully while comparing two budgets and two elections. ये भी एग्जाम्पल है कि दो बजट, पिछले साल के बजट को आज के बजट से कंपेयर कर लें। पिछले साल के बजट को आज के बजट से कंपेयर कर लें। पिछले इलेक्शन में ये सीट जहां हम रहते हैं, ये पीटीआई ने जीता था। अभी बाई इलेक्शन हुआ है तो एमपीएम ने जीत लिया, कंपेयर हो गया। और यही आप कंपेयर करेंगे तो फिर आप इंट्रो लिखेंगे तो फिर आप वाह वाह और दाद पाएंगे अपने सुपीरियर से। वरना आप ये लिख सकते थे कि एमपीएम
आज ये सीट जीत गई है। मगर आपने जरा सा कंपेयर कर लिया कि पिछली दफा ये सीट पीटीआई ने जीती थी, तो है ना। तो अगर उस जुमले में ये तो आपने लिखना ही था कि एमकेएम जीत रही है ये सीट। आज मिसाल के तौर पे इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन, ठीक है, मैं पूरी एग्जांपल बता दूंगा। आज बाई इलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाई इलेक्शन किसको कहते हैं कि जो जनरल इलेक्शन में जो सीटें खाली हुई, जनरल इलेक्शन में जो सीटें भर गई, जो जीतने वाले कैंडिडेट जा करके असेंबलियों में बैठे, उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया, मिसाल है, या सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया, ठीक है, वो सीट खाली हो गई। अब उस सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शन होगा। तो कराची की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें कि मैं रहता हूँ या आप रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई खाली। अब उसकी जो सीट है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीट जो कि प्रोविंशियल असेंबली में है या नेशनल असेंबली में, वो हो गई खाली। अब वहाँ मेंबर भेजना है, कैसे जाएगा मेंबर? तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली का है या नेशनल असेंबली का है, दोनों एक ही दिन है या नहीं है, या जिनको निकाला गया था वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, या जिन्होंने रिजाइन कर दिया, सीट जो खाली हुई वो प्रोविंशियल असेंबली की थी, तो ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली की सीट खाली हो गई। अब यहाँ पे इलेक्शन होगा प्रोविंशियल असेंबली का। प्रोविंशियल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ तो एमकेएम जीत गई। तो सीधा सीधा समरी लीड क्या है? फला फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में फला फला इतने वोटरों के दरमियान इलेक्शन हुआ और एमकेएम का कैंडिडेट जीत गया। ये आपका समरी लीड है कि नहीं? मगर कंट्रास्ट लीड जब आप कर देंगे उसमें एक तड़का ये डाल देंगे कि ये सीट तो पिछली बार पीटीआई ने जीती थी, तो एमकेएम अब जीत गई है, तो एमकेएम इज कमिंग बैक, या पीटीआई इज लूजिंग पॉपुलैरिटी। एक तासुर तो आ गया ना। तो कंपैरिजन और कंट्रास्ट लीड में जब आप इस तरीके से चीजों को पेश करेंगे तो फिर आपको दाद मिलेगी। समरी लीड लिखो, ठीक है, समरी लीड भी पास हो जाएगी इत्मीनान से क्योंकि हो जाया करती है, मैंने कहा ना 95% केसेस में समरी लीड ही लिखी जाती है, समरी या स्टेटमेंट लीड, ठीक है। मगर आपने अगर कंट्रास्ट कर दिया, पिछले इलेक्शन का जरा सा आपने बस दूसरे रिपोर्टर से ज्यादा मेहनत करके पिछले असेंबली का यानी जनरल इलेक्शन में ये सीट पीटीआई ने जीती थी, आपने ये मेंशन कर दिया कि पिछली दफा जो है पीटीआई जीती थी, इस दफा दूसरे नंबर पे आई है। तो इस तरह से कंपेयर हो जाएगा। दो वाकयात को कंपेयर कर लिया आपने, दो सिचुएशंस को कंपेयर कर लिया, तो आपने दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी लीड लिख ली। चलिए साहब, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। The education sector, for which rupees 290 billion was set aside in last year's budget. The education sector, for which rupees 290 billion was set aside in last year's budget, was allocated almost double or half that amount. समझाने के लिए डबल या हाफ कर दिया मैंने कि the education sector, for which rupees 290 billion was set aside in last year's budget, was allocated almost double that amount in this year's budget that was presented by the finance minister in parliament yesterday. तो आपने 2 साल के एजुकेशन स्पेंडिंग को कंपेयर कर लिया। पिछले साल के बजट में 290 अरब रुपए मुख्तस किए गए एजुकेशन सेक्टर के लिए, मगर कल शाम जो बजट पेश किया है वजीर खजाना ने, उसमें इसका डबल अमाउंट पेश किया गया है, इस सेक्टर के लिए रखा गया, या हाफ। आप अस्यूम कर लें जैसा चाहें, आप अस्यूम करें कि डबल स्पेंडिंग होगी, तो अब ये खबर बन गई ना। मतलब एजुकेशन सेक्टर में 290 बिलियन रखा गया था पिछले साल, अब जो है वो मतलब 600 बिलियन रख दिया उन्होंने। तो एजुकेशन सेक्टर में
आपको ज़्यादा पैसे मिल गए, और मतलब ये कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन सेक्टर को, लोगों की तालीम पे तवज्जो देनी है, तो आप मतलब ये कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, आप उसको हाईलाइट करेंगे। तो आपने कहा कि पिछले साल जो है 290 अरब रुपए रखे गए थे, मगर इस साल डबल अमाउंट रखी गई है। ठीक है, उसी तरह से अगर हाफ हो जाए तो फिर आप क्रिटिसिज्म में आ जाएंगे, तो आप वो कहेंगे कि भाई अब ये इंट्रो जो है वो यही इंट्रो आपको कर देंगे भाई, पिछले साल जो है 290 बिलियन रखे गए थे, 290 बिलियन रखे गए थे अरब रुपए, 290 अरब रुपए पिछले साल एजुकेशन के लिए मख्तस किए गए, मगर इस साल हुकूमत ने एजुकेशन सेक्टर के लिए मखसूस रकम आधी कर दी उस बजट के मुताबिक जो कि कल शाम वजीर ख़जाना ने पेश किया। ये आपका इंट्रो हो गया, कंट्रास्ट हो गया, कंपेयर हो गया। आप पिछले साल की स्पेंडिंग को इस साल की स्पेंडिंग से कंपेयर कर लिया, ठीक हो गया। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया। अच्छा जी, एक ये बड़ा क्लेवर इंट्रो है ये, डायनासोर्स लूम इन द इमेजिनेशन एज फोर्सेस ऑफ नेचर। Dinosaurs loom in the imagination as forces of nature, but a new study that identifies the first known case of cancer in the creatures shows they too suffered from the debilitating disease. Dinosaurs, जिनको बहुत ताकतवर समझा जाता है, एक नई स्टडी के जरिए पता चला है कि उनको भी कैंसर होता था, और ऐसा कैंसर होता था कि जिससे कि वो डेबिलिटेट हो जाए, मतलब ये कि नाकारा हो जाए, बिल्कुल क्रिपल हो जाए, क्रिपलिंग डिजीज। डायनासोर्स loom in the imagination as forces of nature, but a new study that identifies the first known case of cancer in the creatures shows they too suffered from the debilitating disease. उनको भी कैंसर होता था। आगे वो जाके लिखा है, मगर ये कि ये जो पहला जुमला है यही कंट्रास्ट है कि डायनासोर्स जिनको कि बहुत ताकतवर समझा जाता है उनको भी कैंसर होता था भाई। साइंटिस्ट ने मालूम किया है, एक नई स्टडी ने शो किया है। ठीक है, आगे वो आप पढ़ लें। ए बैडली डिफॉर्म्ड सेंट्रोसॉरस लेग बोन, a badly deformed Centrosaurus leg bone unearthed in Alberta, Canada in 1989 had originally been thought to be a healed fracture. However, careful examination has revealed it was a case of a cancerous tumor. सेंट्रोसॉरस एक बहुत ही भयानक किस्म का डायनासोर था, जिसके कि वो सींग भी होती थी और वो जैसे एलिफेंट की तरह से बहुत बड़ा सा, और जैसे राइनोसरस और राइनो और एलिफेंट की जगह या एक क्रीचर होता था मैमथ, उसकी जैसा, और सींग भी लगी हुई, और वो जनाब अली वो, तो उसको भी कैंसर हो गया था। तो एक वो एल्बर्टा कनाडा में 1989 में एक कोई सेंट्रोसॉरस का लेग बोन मिला, और उसको ये समझा जाता था कि फ्रैक्चर हो गया है, और वो फ्रैक्चर का निशान या वो टांग उसकी टेढ़ी हो गई, फ्रैक्चर, डिफॉर्म्ड लेग कह रहा है ना वो, तो डिफॉर्म्ड लेग बोन। तो वो जब मिला तो लोगों ने ये समझा कि ये कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो ये हील हो गया। जानवर जो है इधर से उधर लड़ाइयों में फ्रैक्चर कर बैठते होंगे, है ना। तो उसके बाद जो है वो जब इंसान फ्रैक्चर कर लेते हैं लड़ाइयों में, जानवर तो कर ही लेते होंगे। तो खैर, टेररिज्म को देखें तो इंसान से ज्यादा वहशी कौन है। खैर छोड़ें। ए बैडली डिफॉर्म्ड सेंट्रोसॉरस लेग बोन, मतलब वो बताया गया। असल देखिए, असल इसमें पंच जो है ना वो पहले जुमले में है कि भाई जिस जानवर को ये समझा जाता था कि भाई ऑल पावरफुल है ना, उसके सामने
कोई रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, इतना जायंट और इतना वो, ठीक है ना, वो उनको भी कैंसर होता था भाई। तो ये कंट्रास्ट है। चलिए सब आगे चलें। डिस्क्रिप्टिव लीड, ये आखिरी लीड है और इसमें जो है वो ये भी इंटरेस्टिंग है। When you devote your first paragraph describing a person, situation, or even an object, you are writing the descriptive lead. When you devote your first paragraph, जब आप पहला पैराग्राफ इस बात पर सर्फ कर दें कि किसी आदमी को, किसी वाक़े को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें, तो ये बन जाता है डिस्क्रिप्टिव लीड। तो ये आपको याद करना आसान होगा इस तरह से कि भाई आप उसके इन लीड्स के नाम याद रख लें, आपको नामों से ही पता चल जाएगा कि ये लीड किस तरह से लिखी जाती है। क्वेश्चन लीड, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। समरी लीड, समरी से स्टार्ट होता है। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट जो समरी से स्टार्ट हो, तो वो उस राइटिंग को कहते हैं समरी लीड राइटिंग, ठीक है। कोटेशन से स्टार्ट होगा या स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा तो स्टेटमेंट लीड या कोटेशन लीड। क्वेश्चन से स्टार्ट होगा क्वेश्चन लीड। उसके बाद और कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव लीड। डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होगा, किसी वाक़े को, किसी आदमी की डिस्क्रिप्शन, किसी वाक़े की डिस्क्रिप्शन, उससे स्टार्ट होने वाला डिस्क्रिप्टिव लीड है। स्टैकेटो लीड क्या है? स्टैकेटो लीड यह है कि अल्फाज, बीच में गैप, कोटेशन मार्क्स, ठीक है। उसके बाद और कोई रह गया? अच्छा, इसकी एग्जांपल बता दूं, उसके बाद फिर मैं रिवाइज करता हूं, तो जल्दी से क्विकली 2 एग्जांपल्स हैं। ड्रेस्ड इन ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स, ड्रेस्ड इन ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स and with diplomas in hand, 1400 graduates of the Aga Khan University marched down the stage to the tune of a military band. Obviously किसी convocation का description है, ठीक है। Dressed in black embroidered robes and with diplomas in hand, 1400 graduates of the Aga Khan University marched down the stage to the tune of a military band. ये एक वाक़े को डिस्क्राइब किया गया है। तो कॉन्वोकेशन का डिस्क्रिप्शन है या कॉन्वोकेशन के एक हिस्से का डिस्क्रिप्शन। उसमें आपने उनके कपड़े डिस्क्राइब कर लिए, उसमें जो म्यूजिक बज रही थी वो डिस्क्राइब कर दी। तो ये इसको सीन सेटिंग इंट्रो भी होता है, उसको वो भी कह सकते हैं इसको। मगर ये एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव लीड है कि आपने डिस्क्राइब किया किसी इवेंट के किसी एक हिस्से को, ठीक है। ऑब्वियसली डिप्लोमा इन हैंड, तो वो मतलब बड़ा स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मतलब हैप्पी ओकेजन है। दूसरा एग्जांपल क्या है? अब्राहम लिंकन वाज़न्ट द सॉर्ट ऑफ मैन हु कुड लूज हिमसेल्फ इन ए क्राउड। अब्राहम लिंकन, ऑब्वियसली ये डिस्क्रिप्शन है अब्राहम लिंकन का। He was the president of the United States. Who was the president who abolished slavery in the United States? हालांकि आज तक वो कालों को वो मकाम नहीं मिल सका। 12. Abraham Lincoln wasn't the sort of a man who could lose himself in a crowd. After all, he stood 6 feet 4 inches tall. Abraham Lincoln wasn't the sort of a man who could lose himself in a crowd. After all, he stood 6 feet 4 inches tall. His height was mostly in his long, bony legs, and when he sat in a chair, he seemed no taller than others. It was only when he stood up that he towered over other men. अब ये बेसिकली उसके अपीयरेंस के बारे में, अब्राहम लिंकन की अपीयरेंस के बारे में है कि वो जनाब जब बैठते थे तो दूसरों से ज़्यादा लंबे नज़र नहीं आते थे, मगर क्योंकि उनकी टांगें बहुत लंबी थीं तो वो दूसरों से he seemed to be towering over other men. औरतों के सामने तो लंबे होते ही नज़र ही आते होंगे, मगर ये कि मर्दों के सामने भी बहुत लंबे नज़र आते हैं। तो Abraham Lincoln wasn't the sort of a man, Abraham Lincoln wasn't the sort of man
कुड लूज हिमसेल्फ इन ए क्राउड, क्राउड में खो नहीं सकता था वो बंदा, अलग ही मुमताज नजर आता था। आफ्टर ऑल ही स्टूड, उसकी हाइट बता दी उन्होंने, आफ्टर ऑल ही स्टूड 6 feet 4 inches टॉल, हिज हाइट वाज मोस्टली इन हिज लॉन्ग बोनी लेग्स। उनकी हाइट जो थी ना, जो ज़्यादातर उसके पैरों में थी कि वो लंबे भी थे और बोन जैसे लेग्स थे। एंड व्हेन ही सैट इन अ चेयर ही सीम्ड नो टॉलर देन अदर्स, मगर जब वो बैठता था तो क्योंकि ये धड़ इतना इतना तवील नहीं था, तो वो दूसरे लोगों की तरह ही नजर आता था, ज़्यादा टॉल नजर नहीं आता था। इट वॉज ओनली व्हेन ही स्टूड अप दैट ही टावर्ड अप, तो जब वो खड़े होते थे तो ये बेसिकली अपीयरेंस को वो किया है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव लीड, तो ये आखिरी आपका कॉन्सेप्ट था। हाँ, अब देखें जनाब, तो एक डिस्क्रिप्टिव लीड हो गई, बता दिया मैंने। कंपैरिजन लीड, हाँ कंपैरिजन लीड भी ये है कि दो सिचुएशंस, दो डेटा सेट्स। अच्छा हाँ, जिस कंपैरिजन लीड में एक ख़ास बात है कि मैंने कहा ना कि ये इस्तेमाल होती है न्यूज़ राइटिंग में काफ़ी हद तक, और ख़ासतौर से बिजनेस रिपोर्टर्स जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि पिछले महीने का इन्फ्लेशन क्या था, इस महीने का क्या है, पिछले साल का स्पेंडिंग कितना था, इस साल का स्पेंडिंग क्या है, इस किस्म की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बिजनेस रिपोर्टर्स और पॉलिटिकल रिपोर्टर्स भी करते हैं इस्तेमाल, कि भाई पिछले साल सिचुएशन यूँ नहीं थी, यूँ थी। तो ये वाली इंट्रो जो है ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है न्यूज़ राइटिंग में भी, मगर बाकी जो 4 टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर फीचर और उसमें इस्तेमाल होते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करें न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट में, न्यूज़ राइटिंग के लिए भी। और अगर न्यूज़ राइटिंग के लिए नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहुंचा दिया, आप फीचर लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगर आज कोशिश करेंगे तो आप फीचर लिखना शुरू कर देंगे। इन राइटिंग टेक्निक्स के को सामने रखें और सीखें, समझें। तो ये, और एक बात याद रखें कि जिस काम को लगन से करेंगे, जिस काम को तवज्जो से करेंगे, वो ज़रूर काम सीख लेंगे। आप पैदाइशी बॉर्न राइटर नहीं होंगे, आप गालिब नहीं होंगे, आप जो हैं वो नीचे नहीं होंगे, आप बड़े बड़े शेक्सपियर नहीं हैं, आप वो सब दुरुस्त अपनी जगह, मगर जितनी मेहनत करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कौन सी टेक्निक थी जो क्विकली बता दूं? स्टैकेटो बताया, एनेक्डोटल, क्वेश्चन लीड, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे राइटिंग लीड्स के बारे में फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स एज वेल एज आर्टिकल्स, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।